नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारा आज का वीडियो है हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। यह विभाजन और नामकरण उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। हिंदी काव्य साहित्य का पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल, विक्रम संवत 800 से 1400 तक। दूसरा काल है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1700 तक। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल या रीतिकाल, विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का प्रथम काल आदिकाल। हिंदी साहित्य के इस प्रथम काल को विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल और सिद्ध सामंत काल आदि। इस काल में देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजा आपस में लड़ते रहते थे। वे स्वभाव से वीर, साहसी और विलास प्रिय थे। अहंकार, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण इनमें प्रायः युद्ध होते रहते थे। मुसलमानों के आक्रमण भी इसी समय आरंभ हो रहे थे। वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कवियों की कविता का मुख्य विषय था। इस काल की प्रमुख वृत्तियाँ हैं युद्धों का सजीव और सुंदर वर्णन, ऐतिहासिक के साथ कल्पना की अधिकता, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का चित्रण, देश प्रेम किंतु राष्ट्रीय भावना का अभाव, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस काल की वीरगाथा संबंधी रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में। इस काल के वीरगाथा संबंधी कवियों में चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, प्रसिद्ध कवि हैं। अन्य कवियों में दलपत विजय की खुमान रासो, सारंगधर की हमीन रासो और नल्ला सिंह की विजयपाल रासो, जगनिक की परमाल रासो या फिर आल्हाखंड, नरपति नाल की बीसलदेव रासो, केदार भट्ट की जयशंकर प्रसाद, मधुकर की जय मयंक चंद्रिका आदि उल्लेखनीय हैं। आल्हाखंड उत्तर भारत में लोकप्रिय वीर गीत काव्य है। इस काल में वीर रस के अतिरिक्त कुछ रचनाएं श्रृंगार और भक्ति रस में भी लिखी गई हैं। विद्यापति, अब्दुल रहमान और कुशल राय इन रचनाओं में प्रमुख हैं। रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है, जो वीर काव्य के लिए अत्यंत ही उपयुक्त भाषा है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और ब्रज आदि भाषाओं के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। हिंदी काव्य इतिहास का दूसरा काल है भक्ति काल। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। मुसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल के काव्य को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। इन मुख्य शाखाओं की 2 उपशाखाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी उपशाखा और प्रेमाश्रयी उपशाखा, और सगुण शाखा की रामाश्रयी उपशाखा और कृष्णाश्रयी उपशाखा। निर्गुण शाखा, इस भक्ति शाखा के कवियों ने ब्रह्म अर्थात ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि को अपनाया। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने ज्ञान और प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किया। इस शाखा में ईश्वर के अवतारों की कल्पना का निषेध है, केवल निरंतर ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया गया। सहज प्रेम, ज्ञान और सरल और सदाचार को ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग माना गया है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति इन संत कवियों का प्रमुख उद्देश्य है। उनकी यही अनुभूति काव्य बन गई है। इन कवियों की भक्ति भावना में बाह्याडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन है। कबीर इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बीजक है।
अन्य संत कवियों में नानक, रैदास अर्थात रविदास, दादू, मलिकदास, धर्मदास, सुंदरदास आदि उल्लेखनीय हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी नाम से प्रसिद्ध है। इस शाखा को पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुस्लिम कवियों को है। इन्होंने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमार और राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। प्रेम की पीर, विरह वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता और इतिहास और कल्पना का समन्वय सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। अन्य कवियों में कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी आदि उल्लेखनीय हैं। सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर के सगुण और साकार रूप की उपासना की गई है। राम और कृष्ण के लोक रक्षक और लोक रंजक रूपों की आराधना और प्रबंध एवं मुक्तक रचनाएं की गई हैं। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा ब्रजभाषा और राम भक्त कवियों द्वारा ब्रजभाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस शाखा के अंतर्गत भी दो उपशाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उपास्य मानकर उपासना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनकी रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांधीणता है। अवधी भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भावोत्कृष्टता आदि के कारण सर्वोत्कृष्ट काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। राम भक्त शाखा के अन्य कवियों में केशवदास, नाभादास, अग्रदास आदि कवि उल्लेखनीय हैं। सगुण भक्त की दूसरी शाखा कृष्णाश्रयी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तम रूप में इस शाखा के कवियों के लिए आराध्य हैं। राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं कृष्ण साहित्य के प्रमुख विषय हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी सूरदास का विशाल काव्य है। अन्य कृष्णाश्रयी कवियों में नंददास, परमानंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, रसखान आदि प्रमुख कवि हैं। हिंदी काव्य साहित्य का तीसरा काल रीतिकाल। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। मुगलों के वैभवपूर्ण साम्राज्य में जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। साहित्य पर इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, जो कृष्ण और राधा भक्ति के आलंबन थे, वहीं अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। इस काल के कवियों में एक और परिवर्तन देखने को मिला। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की। इस प्रकार रीत ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे जाने लगे। इस काल में ऐसी रचनाओं की अधिकता के कारण ही इसे रीतिकाल का नाम दिया गया। रीतिकाल के कवियों पर संस्कृत के साहित्य शास्त्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस काल के कवियों में जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, कुछ अलंकारवादी हैं तो कुछ रसवादी। रीतिकाल का आरंभ आचार्य केशवदास से हुआ। वे अलंकारवादी कवि थे। रसों के निरूपण में आचार्य चिंतामणि का नाम सर्वप्रथम आता है। अलंकारवादी कवियों में केशवदास, यशवंत सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। रसवादी कवियों में आचार्य चिंतामणि, कुलपति मिश्र देव, भिखारी दास आदि प्रमुख हैं। कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न कर मुक्त भाव से रचनाएं की हैं। ऐसे कवि रीतिमुक्त कहे गए हैं। रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। केशवदास की रामचंद्रिका कवि प्रिया और रसिक प्रिया, आचार्य चिंतामणि की रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु आदि। पद्माकर की पदभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी, जसवंत सिंह की भाषाभूषण और मतीराम की रसराज, ललित ललाम और सतसई। हिंदी काव्य साहित्य का चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक।
भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। रीतिकालीन कविता और कवि दोनों सामान्य जनजीवन से दूर हो गए थे। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने जनजीवन से संपर्क स्थापित किया और उनकी भावनाओं को वाणी दी। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा बन चुकी थी, किंतु कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। काव्य विषय की दृष्टि से नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि का विकास हुआ। कविता के क्षेत्र में भी स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि नवीनताओं का समावेश हुआ। द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में नए और आधुनिक प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पदार्पण से हिंदी खड़ी बोली आंदोलन को एक नया आयाम मिला। कविता के क्षेत्र में भी खड़ी बोली को स्थान मिला। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर अनेक कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुटधर पांडेय, लोचन प्रसाद पांडेय, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग और पंचवटी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात और रसकलश। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, मिलन, स्वप्नमानसी और कविता कौमुदी। छायावाद युग। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद युग का अवतरण हुआ था। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी भाषा को सुंदर, समर्थ, ब्रज भाषा के समान सरस बनाने और भावों की अभिव्यक्ति शक्ति को बढ़ाने का श्रेय छायावाद युग को ही है। अपनी कल्पना शक्ति और लाक्षणिक प्रयोग के द्वारा छायावादी कवियों ने कविता को अत्यंत सजीव और सरस बना दिया है। छायावादी कविता जहाँ अनुभूति और भावुकता से युक्त है, वहीं उसमें चिंतन की प्रधानता भी है। इस युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी, लहर झरना, प्रेम पथिक, करुणालय और आंसू। निराला की परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा और अपरा। पंत का वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, चिदंबरा और लोकायतन। महादेवी वर्मा कृत निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। राम कुमार वर्मा कृत चित्रलेखा, चंद्रकिरण, संकेत आकाश गंगा और एकलव्य उत्तरायण। प्रगतिवादी युग सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। छायावादी काव्य की अतिशय कल्पनाशीलता और सूक्ष्मता के प्रति विद्रोह और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रभाव से जिस नए साहित्यिक युग का सूत्रपात हुआ, वह प्रगतिवादी युग कहलाया। प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स के दर्शन को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा, मकान और मजदूरों की समस्या को अपने काव्य का विषय बनाया। सीधी सादी अलंकार विहीन भाषा में अपनी बातों को कहना इनकी विशेषता है। प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति सदैव मुखर और विरोधी रहे। पंत, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अंचल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल आदि इस युग के मुख्य कवि हैं। इस काल के प्रमुख कवियों की रचना इस प्रकार हैं। दिनकर कृत रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी और उर्वशी। शिवमंगल सिंह सुमन कृत पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विंध्य और हिमालय। नरेंद्र शर्मा कृत कामिनी, द्रौपदी, उत्तर जय, सूल फूल, कर्णफूल, पलाशवन आदि।
बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत, उर्मिला, प्राणार्पण, कुमकुम और अपलक आदि। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अनेक हिंदी के ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।